दोस्तों फ्री कंपटीशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कनिष्क प्रथम के शासनकाल में आयुर्वेद विद्वान रहते थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था चरक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो चरक हैं ये कनिष्क प्रथम के दरबार के प्रसिद्ध राजवैद्य और आयुर्वेद विद्वान थे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, ये हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो चरक संहिता नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई थी चरक के द्वारा। ठीक है, और जो चरक संहिता नामक पुस्तक है ये आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुरु अंगद देव ने, किसने? गुरु अंगद देव ने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए, कौन सी भाषा को लिखने के लिए? तो पंजाबी भाषा को लिखने के लिए 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। और दोस्तों जो गुरु अंगद देव हैं ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये दूसरे नंबर के गुरु थे। ठीक है, और सिख धर्म यदि पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। ठीक है, और गुरु नानक देव जो हैं ये सिखों के पहले नंबर के गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो सभी फैक्टों को हम एक एक करके देखेंगे। नंबर ए पे लिखा है चुनाव चिन्हों का बंटवारा करना, तो ये जो है ये चुनाव आयोग का कार्य है। नंबर बी पे क्या लिखा है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना, तो ये फैक्ट भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना, बिल्कुल जो चुनाव हैं इनकी शांति, इन पर कंट्रोलिंग किसका होता है? तो चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, नंबर डी पे लिखा है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो दोस्तों चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये काम चुनाव आयोग का नहीं होता है, इसलिए नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यही बताना था कि किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जो हैं ये लोकसभा के लिए और राज्यपाल जो है ये विधानसभा के लिए जारी करता है। यदि लोकसभा के चुनाव होना है तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। और यदि विधानसभा के चुनाव होना है तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो उस राज्य का राज्यपाल जारी करेगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डाक द्वारा मतदान को क्या कहते हैं? दोस्तों डाक द्वारा जो मतदान की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको परोक्ष मतदान या फिर अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनडायरेक्ट वॉलेट जो है ये कहा जाता है डाक के द्वारा मतदान करने को। ठीक है, और ये सुविधा निर्वाचन आयोग में जो शासकीय सेवक लगे होते हैं, ठीक है, जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूटी लगी होती है उनको जो है ये निर्वाचन करने का, ये वोट करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो देखो दोस्तों, मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको एक संविधान संशोधन याद रखना है। ठीक है, आपको 91वां संविधान संशोधन याद रखना है, और ये जो 91वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 2003 में। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल की जो संख्या है ये प्रधानमंत्री के समेत लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये प्रावधान किया गया था 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है? सबसे पहले क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, बीज से फिर क्या होता है? तो बीज से पौधा उत्पन्न होता है, और इन पौधों को फिर से रोपकर जो खेती होती है वो किसकी खेती होती है? दोस्तों वो खेती होती है धान की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से जो फसल तैयार की जाती है इसको प्रतिरोपित बुआई कहा जाता है। ठीक है, जो लोग किसान हैं वो जानते होंगे कि सबसे पहले बीज से क्या करते हैं? तो बीज से सबसे पहले छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं और इन पौधों को उखाड़ कर फिर से खेत में लगाया जाता है। ठीक है, और ऐसी खेती जो है ये धान की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है धान की। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धान का जो खैरा रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। दोस्तों जो धान का खैरा रोग है ये जस्ते की कमी के कारण होता है। ठीक है,
जस्ता या फिर इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जस्ता या फिर इसको जिंक कहा जाता है, ठीक है। और जिंक का सिंबल क्या होता है, तो Zn जो है ये जिंक का सिंबल होता है, ठीक है। और इस रोग में क्या होता है, तो धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ था। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हरित क्रांति है इसका सीमित प्रभाव जो है ये दाल की फसल पर हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं, ठीक है, गेहूं, चावल और मक्का पर सर्वाधिक देखा गया था, जबकि दलहनों और तिलहनों पर इसका प्रभाव बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है हरित क्रांति की। यदि हम बात करेंगे कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, 1966-1967 से। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन जो